इस वीडियो में जियान और याफी को देखकर क्यून मेड्यूस से जेलस फील करती है और बीच में बकरा बन जाता है जियान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जियान आइस एम्परर को फामा से मिलने को कहते हैं ताकि गुहे का मामला निपट सके। अब उसके आगे जियान की बात सुनकर आइस एम्परर कहते हैं, जियान तुम टेंशन मत लो, मैं फामा से मिल लूंगा। तभी जियान कहता है, और ढाई जो इंपीरियल फैमिली से कॉन्टेक्ट करने का मैटर है वो भी मैं आप पर छोड़ता हूँ, और उसके अलावा मेरे साथियों को रहने के लिए कहीं इंतजाम कर दीजिए। ये लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन से लॉन्ग जर्नी में रेस्ट नहीं कर पाए। जिसे सुनकर आइस एम्परर कहते हैं, जियान तुम टेंशन मत लो, इन सबको बित्तर फैमिली अच्छे से वेलकम करेगी। तभी जियान कहता है, और ढाई मैं अब अपने क्लैन मेंबर से मिलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सौदिन कहते हैं, हाँ जियान यह काम भी अब तुम्हारा है, क्योंकि मरने से पहले सौ फैमिली के फर्स्ट एल्डर ने तुम्हें क्लैन हेड बना दिया है और क्लैन मेंबर भी तुम्हारा 2 साल से वेट किया है। और फिर सौदिन जियान और सौली को लेकर एक रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में जियान और सौली सौदिन के साथ एक सीक्रेट हाल में पहुंच जाते हैं। तभी सौदिन कहते हैं, जियान सभी क्लैन मेंबर इसी हाल में हैं। हमने मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट से बचने के लिए सभी क्लैन मेंबर को इस सीक्रेट हाल में छिपा दिया था। तभी जियान को कुछ बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो जियान उस रूम का दरवाजा खोलता है। दरवाजे की आवाज से सभी क्लैन मेंबर डर जाते हैं, कहीं मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट की वैरियर तो नहीं आ गए। तभी सौदिन अंदर आ जाते हैं और सभी से कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं, और देखो तो कौन वापस आ गया, आपकी यंग मास्टर जियान। जिसे सुनकर सभी क्लैन मेंबर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये सच में यंग मास्टर जियान है, ये वापस आ गए। तभी थर्ड लीडर आ जाते हैं और जियान को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। थर्ड लीडर को देखकर जियान कहता है, थर्ड लीडर आपने इन 3 सालों में बहुत दर्द झेला है। तो थर्ड लीडर कहते हैं, जियान ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दर्द के सामने तुम पूरे 3 साल कई मुश्किलें से गुजरे हो। थर्ड लीडर और जियान को देखकर बाकी क्लैन मेंबर भी इमोशनल हो जाते हैं। तभी जियान कहता है, थर्ड लीडर चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट को कई गुना लौटाऊंगा जो उसने साउ फैमिली को दिया है। जिस पर थर्ड लीडर कहते हैं, मैं जानता हूँ जियान तुम इस काबिल हो कि मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट को खत्म कर दोगे, और आपके फादर हम सबसे कहीं ज्यादा समझदार थे जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। उनकी आंखें वो देख पाई जो हम 3 ओल्ड एल्डर नहीं देख पाए, और फर्स्ट और सेकंड एल्डर मरने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते थे जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था। जिसे सुनकर जियान थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है, अगर फादर सौ क्लन को ऐसी हालत में देखे उनको कितना बुरा लगेगा। और फिर वह थर्ड एल्डर से कहते हैं, थर्ड एल्डर ऐसी बात मत कहिए, हम सब एक ही फैमिली है और हमारा एम अब बदला लेकर सौ क्लैन को फिर से बसाना है। तो थर्ड एल्डर कहते हैं, ठीक है जियान, मैं ऐसी बातें फ्यूचर में नहीं कहूंगा, और फर्स्ट और सेकंड एल्डर ने मरने से पहले तुम्हें क्लैन लीडर बना दिया है, इसलिए सभी क्लैन मेंबर अब से तुम्हारी बात मानेंगे। जिसे सुनकर जियान कहता है, इस पोजीशन के लिए फर्स्ट ब्रदर सौदिन सबसे बेस्ट है। तभी सौदिन कहते हैं, जियान अपना पल्ला मुझ पर मत झाड़ो, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड एल्डर के लास्ट वाले थे और तुम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो सौली भी कहता है, बिल्कुल सही, थर्ड ब्रदर क्लैन बनने के लिए सिर्फ आप ही काबिल हो, और उसके अलावा 100 क्लैन को लीड करने की पावर सिर्फ आपके पास है, और टेंशन मत लो, मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। इन दोनों की बात सुनकर जियान कहता है, ऐसा लगता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, फिर मैं अब से 100 फैमिली के क्लैन लीडर का पोजीशन लेता हूं, और इसके बारे में हम डिटेल से फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, जियान की लीडरशिप में हमारी 100 फैमिली बहुत पावरफुल हो जाएगी। तभी जियान क्लैन मेंबर को देखकर पूछता है, 100 क्लैन में अब कितने मेंबर बचे हैं और इन सब की पावर लेवल कितनी है। तो थर्ड बिल्डर कहते हैं, हमारे क्लैन में 208 लोग बचे हैं, अगर हम औरतों और बच्चों को छोड़ दे जो लड़ नहीं सकते तो हमारे पास लगभग 140 लोग हैं जिनकी पावर दाऊजी और दाऊसी क्लास के आसपास होगी। 100 फैमिली में अभी सिर्फ मैं ही 4 स्टार दौड़िंग हूँ। जिसे सुनकर जियान कहता है, मुझे लगा ही था पास्ट में इतने मुसीबत झेलने के बाद 100 फैमिली के पास कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक या पिन नहीं बची होगी जिससे ये सब ट्रेनिंग कर सके। पर थर्ड एल्डर यहाँ पर तो लगभग 200 ही मेंबर हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। तो थर्ड एल्डर कहता है, बाकियों को हमने एक मर्सेनरी ग्रुप बनाने को कहा है जिससे थोड़ी इनकम हो पाए और हम सब इसी इनकम से ट्रेनिंग कर सके। जिसे सुनकर जियान सॉरी से कहता है, सेकंड ब्रदर 100 क्लैन को ट्रेनिंग का काम मैं आपको देता हूँ, आप मुझे कोई भी चीज मांग सकते हैं, और 100 फैमिली को किसी अच्छे रूम में शिफ्ट कीजिए, अब हमारी फैमिली को छुपने की जरूरत नहीं है। जिस पर सॉली कहता है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, क्या हमारे फैमिली मेंबर इसे सह पाएंगे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग को कोई भी आम इंसान नहीं सह सकता। इसे सुनकर 100 क्लैन के मेंबर कहते हैं, यंग मास्टर सॉली, हमने अपने बेटू को मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के कारण खो दिया, आप सिर्फ बताइए ताकत पाने के लिए क्या करना होगा, आप बस हमें आखिरी सांस तक ट्रेन कीजिए, अगर कोई नहीं कर पाता तो 100 क्लैन को ऐसे मेंबर की कोई जरूरत नहीं है। इन सब की हिम्मत देखकर सॉली कहता है, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, आप सबके पास जो हिम्मत इस वक्त 100 क्लैन को यही चाहिए, क्योंकि बिना हिम्मत के चाहे मैं किसी को जितना भी ट्रेन कर दूं वह रहेगा एक कमजोरी, और इस सिचुएशन में हमें
हमें स्ट्रॉन्ग मेंबर की जरूरत है, कमजोर की नहीं। और फिर साउली जियान के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, थर्ड ब्रदर, साओ क्लैन के इस मैटर को तुम बिग ब्रदर और मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से निपटने पर ध्यान दो। अभी के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को हरा दिया तो हमारे क्लैन की रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी। जियान कहता है, रिलैक्स, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को मुझ पर छोड़ दो। जो उसने साओ क्लैन के साथ किया है उसका बदला मैं उसे मार के लूंगा। और हमारे फादर के गायब होने के पीछे भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का हाथ है, उसे इसकी भी कीमत चुकानी है। तभी साउली कहता है, हाँ जियान, तुम हमारे साओ क्लैन के मेन पिलर हो। जब तक तुम सही सलामत रहोगे तब तक किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे साओ क्लैन का कुछ उखाड़ सके। लेकिन जियान, जब तुम अटैक करना तो बहुत संभल कर रहना। जिस पर जियान अपना सिर हिला देता है और फिर सोचता है, फादर आप चिंता मत करिए, मैं साओ क्लैन को जरूर वापस उसके पीक पर ले जाऊंगा। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को मित्तल फैमिली पर अटैक किए कुछ दिन बीत गए, पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने दोबारा हमला नहीं किया और वो बहुत शांत हो गया। जिसे सोचकर यार्स एम्परर कहते हैं, आखिर चल क्या रहा है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में, वह इतना शांत क्यों है? खैर हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इंपीरियल क्लैन और एल्केमी एसोसिएशन से कांटेक्ट करने के लिए हमें भी वक्त चाहिए। जैसे ही जियान के वापस आने की खबर जियामा अंपायर में फैली तो कोई भी क्लैन आइस एम्परर के इन्विटेशन को मना नहीं कर पाया, और जो बिग क्लैनों से कांटेक्ट करने का मैटर था वो आसानी से निपट गया। बिग क्लैनों से मीटिंग की जगह एल्केमी एसोसिएशन में रखी गई, जहां सभी मेट्रो पर डिस्कस होगा। तभी जब जियान 100 मेंबर से मिलकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे आइस एम्परर और याफी मिल जाते हैं। जियान को देखकर आइस एम्परर कहते हैं, और जियान क्या हाल चाल, मैं तुमसे ही मिलने वाला था। मैंने इंपीरियल क्लैन, मो क्लैन और नारन क्लैन से कांटेक्ट कर लिया है। डिस्कशन की मीटिंग आज एल्केमी एसोसिएशन में होगी, वहीं पर वो सब तुमसे कोलैबोरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तभी जियान जिया के ऊपर एक दर्द देता है, क्योंकि जिया इधर उधर फुदक रही थी। जिया को अपने पास रखा ताकि क्यून मेड्यूसा फिर से जिया को बुलाकर कई मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चुराने ना चली जाए। तभी क्यून मेड्यूसा भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर याफी कहती है, जियान क्या ये वही है? तो जियान कहता है, हाँ ये मेरी फ्रेंड काइलिन है। तभी क्यून मेड्यूसा जियान के बदल में आकर खड़ी हो जाती है, तो याफी क्यून मेड्यूसा के थोड़ा पास जाकर कहती है, तो ये है मिस काइलिन। वाकई में मिस काइलिन बहुत खूबसूरत है, इसीलिए तुम इनके पीछे पड़े हो। याफी की ये बात सुनकर जियान भौचक्का रह जाता है। अभी ये क्या हो रहा है? आज सिस्टर याफी इतनी अलग क्यों है? कहीं ये जिलस फील तो नहीं कर रही? याफी की बात सुनकर क्यून मेडिसो को फील होता है शायद याफी जियान को पसंद करती है, पर वो अपना ध्यान हटाकर जियान को घूरते हुए कहती है, हमें इस चीज को छोड़कर किसी सीरियस मैटर में बात कर देती ना। इसे सुनकर जियान सोचता है, आज इन दोनों को हो क्या दिया है? मुझे क्यों बरी के बकरा बना रहे हैं? ये दोनों शांत नहीं रह सकती। आइस एम्परर क्यून मेडिसो के पावर को स्वाद चख चुके थे, इसलिए वो बीच में खांसते हुए कहते हैं, याफी आज हमारे क्लैन का ऑक्शन हाउस खुला है ना, जाओ जाकर वहाँ के मामलों को संभालो, वहाँ भी ढेर सारी दिक्कतें हैं। और फिर आइस एम्परर याफी को पकड़कर ऑक्शन हाउस की तरफ खिसका देते हैं। आइस एम्परर का ऑर्डर सुनकर याफी बिना मन के वहाँ से जाने लगती है, पर जाते वक्त वह जियान के कपड़े को ठीक करते हुए कहती है, जियान संभल कर, अब तुम सिर्फ साओ क्लैन के फ्यूचर को ही नहीं बना रहे हो, बल्कि तुमने मुझसे एक वादा भी किया था, याद है ना? मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से भागते वक्त जंगल में, याद है ना? तो जियान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। जब मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को छोड़ रहा था तब मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में मैं आपकी हर हेल्प करूंगा, यहाँ तक कि अगर आप क्वीन बनना चाहती है तो मैं आपको वो भी बनाऊंगा। जिस पर याफी कहती है, मुझे क्वीन भी नहीं बनना। पर तभी आइस एम्परर बीच में खास देते हैं। जब वो देखते हैं क्यून मेड्यूसा का पारा ऊपर चढ़ रहा है जियान और याफी की फ्लर्टिंग देखकर, तो याफी कहती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मेरा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पर नजर रखे हुए है, जैसे ही मुझे कोई न्यूज मिलती है मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो हमारा ठरकी जियान याफी की बैक साइड को जाते हुए देखता है और फिर मुस्कुराते हुए क्यून मेड्यूसा से कहता है, चलो अब चले। जियान को मुस्कुराते देख क्यून मेड्यूसा की सटक जाती है और वो कहती है, अगर अभी तुम्हारा देखने का मन नहीं भरा तो जाओ जाकर जी भर के देख लो। जिसे सुनकर जियान अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ये औरतें आज ये दोनों इतना अलग क्यों बिहेव कर रही है? तो आइस एम्परर धीरे से जियान के कान में कहते हैं, ये चल रही है, मैं बता रहा हूँ सभी औरतें ऐसी ही होती है। और फिर आइस एम्परर अपना टोन लाउड कर बोलते हैं, वैसे जियान मानना पड़ेगा तुम उस डेंजर औरत को संभाल रहे हो जिससे एक समय पूरा जियामा अंपायर डरता था, वैसे डर अभी भी रहे हैं। तो जियान कहता है, कौन ये? सच में इसके अंदर मेरे लिए ऐसी फीलिंग है, पर ओढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता ये किसी की लव के चक्कर में पड़ेगी। इसका बस चले तो मुझे अभी टपका दे, और कौन जाने 1 ईयर एग्रीमेंट के बाद ये मुझे ऊपर न पहुंचा दे। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि जितना कम से कम हो सके इससे पंगे ले। तभी आइस एम्परर की नजर जिया पर पड़ती है जो जियान को पकड़ पड़ी थी, और वो कहते हैं, जियान ये छोटी बच्ची कौन है? इसका ऑरा मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो जियान कहता है, छोटी बच्ची और ये, अरे ये बम है बम। तभी जिया भी मुख फुलाते हुए कहती है, ओल्ड मैन मुझे इस तरह से मत देखो, नहीं तो मैं सिस्टर
काइलिन से तुम्हारी चटनी बनवा दूंगी। तो जियान जिया की टपली में एक तर देता है और कहता है औरों से ऐसे बात करते हैं, कोई भी दाओवैन इनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कुछ दाओवैन भी इनसे डरते हैं। दाओवैन का नाम सुनते ही आइस एम्पर शॉक में पड़ जाते हैं और सोचते हैं ये छोटी सी बच्ची एक दाओवैन है और मुझे दाओवैन बनने के लिए आधी उम्र निकल गई। आइस एम्पर को देखकर जियान समझ जाता है वो क्या सोच रहे हैं, पर वो जिया के ओरिजिन के बारे में नहीं बताता क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाने के बाद इसकी पावर फ्यूचर में काइलिन के बराबर होगी और इतनी पावर से तो ये मेरा कचुम्बर बना देगी। इसलिए अच्छा यही होगा इससे भी थोड़ा पंगे कम लुआ, ये भी तो हो सकता है ये फ्यूचर में मेरी बहुत मदद करे। और फिर जियान कहता है चलो अब हमें एल्केमी एसोसिएशन की तरफ जाना चाहिए, मैं भी तो देखूं उनके अंदर मेरे लिए 3 साल पहले वाली फीलिंग है या नहीं। तो आइस एम्पर कहते हैं एक दाओवैन ने 2 इलाइट दाओवों को निपटा दिया, मुझे नहीं लगता अब वो लोग पहले की तरह तुम्हें ट्रीट करेंगे। पर जियारो अभी भी दाओवैन की पीक पर लटक रहे हैं, लेकिन तुम भी तो पूरी तरह से बदल गए हो। तभी जियान जिया का हाथ पकड़कर एल्केमी एसोसिएशन की तरफ जाने लगता है और फिर आइस एम्पर से कहता है ओल्ड हाई यह मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस मीटिंग के डिस्कशन के बिना हम मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट को पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाएंगे। एल्केमी डिपार्टमेंट पे आते ही ट्रांजेक्शन एरिया में सोमी मिल जाती है। अभी सोमी उस लड़के से कहती है ओबा ज्यादा उछलो मत, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे टीचर एल्केमी एसोसिएशन के लीडर हैं। तो वह लड़का कहता है सोमी इस ट्रांजेक्शन एरिया में सामान उसी का होगा जिसके पास पैसे होंगे और मैंने इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बोली लड़ाई है, इसलिए यह मेरा है। अगर तुम चाहो तो इस लफड़े को एसोसिएशन हेड को भी बता सकती हो, वो भी मेरा कुछ नहीं करेंगे। और फिर वह लड़का शॉपकीपर से कहता है मैं तुम्हें इस आइस फायर स्नेक फ्रूट के लिए 50,000 गोल्ड कॉइन दूंगा, चलो ये मुझे दो। और फिर वह लड़का आइस फायर स्नेक फ्रूट को हाथ में लेकर उछालने लगता है। इसे देखकर सोमी बहुत गुस्सा होती है। तभी बीच से एक आवाज आती है 1 लाख गोल्ड कॉइन, मैं इस आइस फायर स्नेक फ्रूट के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन दूंगा। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये लड़का सठिया गया है, इस फ्रूट के लिए कोई इतने पैसे देता है और ये इसके बगल में छोटी बच्ची कौन है। इतनी हाई प्राइस सुनकर सोमी भी शॉक में पड़ जाती है और उस इंसान को देखती है। तभी उसे याद आता है ये तो जियान है। और फिर जियान सोमी के पास आता है और कहता है हमारे ग्रैंड मास्टर कैसे हैं। तो सोमी कहती है टीचर ठीक है, पर तुम अभी तक जियामा एम्पायर से क्यों नहीं गए, जल्दी चलो यहाँ से। तभी वह लड़का कहता है अबे कौन है तू, बड़ा हीरो बन रहा है, इस आइस फायर स्नेक फ्रूट को मैंने खरीदा है। अब तुम्हारे लिए एक सलाह है, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम कैपिटल में आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। तो जियान अपने सोल पावर से आइस फायर स्नेक फ्रूट को उस लड़के के हाथ से छीन लेता है, जिसे देखकर वह लड़का कहता है बेटा अब तो तू गया। जिसके बाद उस लड़के के 10 से भी अधिक साथी जियान पर टूट पड़ते हैं और फिर तुरंत ही वो एक एक कर दूर जा गिरते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं अभी ये क्या हुआ, इन सबको किसने धो दिया। दरअसल धोया जियान नहीं है, पर उसकी स्पीड बहुत तेज थी इसलिए कोई भी उसके मूवमेंट को देख नहीं पाया। तभी जियान उस लड़के के पास जाकर कहता है चलो आज मैं प्रेसिडेंट फामा के एसोसिएशन की गंदगी साफ करने में मदद कर देता हूँ। और फिर वह उस लड़के पर एक पंच जड़ देता है, जिससे वह लड़का दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी सोमी जियान का हाथ पकड़कर वहाँ से खिसक लेती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे इस कांड से कहीं मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट को तुम्हारे बारे में पता न चल जाए। ट्रांजेक्शन एरिया से निकलने के बाद जियान कहता है वो एक टायर 2 का एल्केमिस्ट है और आप उससे इतना डर क्यों रही हो। तो सोमी कहती है मैं डरती वरती नहीं हूँ, पर उसका टीचर एल्केमी एसोसिएशन का एक लीडर है और उसकी जान पहचान कैप्टन में बहुत ज्यादा है, वो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर तुम यहाँ रुके तो वो तुमको जाने नहीं देगा। जिसे सुनकर जियान को घंटा कुछ डर नहीं लगता और वो कहता है तो क्या हुआ, आपकी टीचर फ्रैंक भी तो एक किल्डर है। जिस पर सोमी कहती है हाँ है तो, पर वो एक टायर 4 के एल्केमिस्ट है और उस लड़के के टीचर टायर 5 के, और उसके टीचर की रिफाइनिंग लेवल प्रेसिडेंट फार्मा के आसपास है, इसलिए मेरे टीचर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जिसे सुनकर जियान सोचता है इसीलिए सोमी इतना डर रही थी। पूरे जियामा एम्पायर में लगभग 10 टायर 4 के एल्केमिस्ट हैं और उससे भी कम टायर 5 के। टायर 4 से टायर 5 में जाना दाओलिंग से दाओवैन पर जाने जैसा है। कुछ लोग पूरी लाइफ में एक टायर भी लेवल अप नहीं कर पाते। मैं इतनी जल्दी टायर 6 का एल्केमिस्ट हेवनली फ्लैप की वजह से बन पाया। और फिर वह सोमी से कहता है चिल मारो, टेंशन की बात नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तभी एक टायर 5 का एल्केमिस्ट अपने ग्रुप के साथ जियान के सामने आ जाता है और कहता है पूरे कैपिटल में कुछ ही लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट को मारने के बाद यह कह सके कि चिल मारो। जब सोमी ने उस एल्केमिस्ट को देखा तो वह थोड़ा डर गई, जिसे देखकर जियान कहता है सोमी यही है वो टीचर। तो सोमी कहती है हाँ इसे फुयान कहते हैं और ये ओबा मतलब उस लड़के का टीचर है। तभी वह एल्केमिस्ट कहता है ओबा इसी ने तुम पर हमला किया था। तो ओबा रोते हुए कहता है हाँ टीचर यही है वो, मैं आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए इंग्रेडिएंट खरीद रहा था ताकि उससे पिल बनाकर आपको प्रेजेंट दे सकूं, पर इसने जबरदस्ती उस इंग्रेडिएंट के ले लिया और मुझे बहुत बुरी तरह से कूटा भी। टीचर आपको अपने स्टूडेंट का बदला लेना होगा। जिसे सुनकर सोमी घबराते हुए कहती है एल्डर फुयान ऐसा बिल्कुल नहीं
है तो वह एल्केमिस्ट सुमी की बात खाकर कहता है, सुमी तुम्हारा इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से खिसक लो। और तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल पर अटैक करने की? तुम्हारे टीचर कौन है? जिस पर जियान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगा ही था एल्केमी एसोसिएशन के गिल्डर दिन ब दिन घटिया हो गए हैं। वो अपने सीनियरिटी का फायदा उठाकर दूसरों को परेशान करते हैं। जियान की बात सुनकर हाल में खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं, अबे कौन है ये लौंडा जिसने एक टायर 5 एल्केमिस्ट की बेइज्जती कर दी? लोगों की बात सुनकर फुयान गुस्से से कहता है, तुम ज्यादा बोल रहे हो लड़के, हाय तुम में हिम्मत है। तभी जिया कहती है, जियान ये ओल्ड मैन मुझे परेशान कर रहा है, तुम कहो तो मैं इससे थोड़ा खेल लूं? तो जियान कहता है, मुझे पता है तुम इससे कैसे खेलोगी, चलो यहाँ से। और फिर जियान जिया और सुमी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इतनी बेइज्जती देखकर फुयान कहता है, लड़के अगर तुम आज अपने पैरों से एसोसिएशन के बाहर चले गए तो मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और फिर वो अपनी रेड कलर की दो की बाहर निकाल लेता है और तेजी से जियान पर हमला करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे टीचर को सिखाऊंगा कि रिस्पेक्ट किसे कहते हैं। घमंडी लड़के, तुमने एक दाउबेंग से पंगा लिया है। टीचर के बारे में सुनकर जियान की सटक जाती है और वो एक चपाट चढ़ते हुए कहता है, चल हट। जियान के एक हाथ पड़ते ही फुयान दूर जा गिरता है और उसकी दो की गैप हो जाती है, जिसे देखकर पूरा हाल साइलेंट हो जाता है और वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है। इस 20 साल के लड़के ने दाउबेंग टायर 5 के एल्केमिस्ट को कूट दिया। और फिर फुयान खड़ा होकर कहता है, तुम कमीने लड़के। तभी उसके सामने एक जियान आ जाता है। इतनी फास्ट स्पीड देखकर फुयान भी घबरा जाता है। तभी जियान फुयान से कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे टीचर को कुछ सिखा सको। और प्रेसिडेंट फामा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके एसोसिएशन के टायर 5 एल्केमिस्ट को ऊपर पहुंचाने में, आप बस पीछे छिप कर शो का मजा लीजिए। प्रेसिडेंट फामा का नाम सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं और फिर पीछे देखने लगते हैं। जियान की बात सुनकर फामा वहाँ से बाहर निकलते हैं। उनके बगल में एक हरे कपड़े पहनी लड़की भी थी। तभी प्रेसिडेंट फामा हंसते हुए कहते हैं, और जियान तुमसे मिले 3 साल हो गए, तुम ठीक तो हो? और फिर फामा फुयान को देखे बिना सीधे जियान के पास चले जाते हैं। तो जियान कहता है, प्रेसिडेंट फामा, मुझे जियामा अंपायर छोड़े 3 साल हो गए, मुझे आपकी गिल्ड ने सच में निराश किया। अगर ऐसे इल्डर एसोसिएशन में है तो एसोसिएशन मेरी कैसे मदद करेगा? तो फामा हंसते हुए कहते हैं, जियान इस लफड़े में हमारे एसोसिएशन की थोड़ी गलती है। फामा की बात सुनकर फुया के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है, प्रेसिडेंट इस लड़के की साइड क्यों ले रहे हैं? तभी फामा जियान के पास जाकर उसका ऑरा फील करते हैं और सोचते हैं, तो ये लड़का सच में इतना पावरफुल हो गया है कि इसने कुछ ही मिनट में मिस्टिक क्लाउड सेट के 2 डाउनहैंग बैरियर को ऊपर पहुंचा दिया। ये इंसान अब पहले वाला जियान नहीं है जो एल्केमी कंपटीशन में इंग्रेडिएंट के लिए कम्पीट करे। और अभी के स्ट्रेंथ से मालूम होता है इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस भी मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। और फिर फामा हंसते हुए जियान से कहते हैं, फुया थोड़ा अकड़ू टाइप का इंसान है, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद इससे बाद में निपट लूंगा। तभी जियालो भी कहते हैं, हाँ जिया ने बहुत ही छोटा मामला है, इसको अभी तुम्हारे बारे में पता नहीं है। इसे सुनकर फुया और औवा की होश उड़ जाते हैं। ये लड़का आखिर है कौन? इसको 2 ग्रेट इल्डर इतना ट्रीट क्यों कर रहे हैं? कहीं हमने किसी गलत आदमी से तो पंगा नहीं ले लिया? तभी जियालो की ग्रैंड डॉटर और फामा की डिसाइपल क्यूमिर कहती है, तो जियान तो बहुत स्ट्रांग हृदय है, इसलिए आप कह रहे थे कि ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कांड करेगा, है ना? जिसे सुनकर जियालो हंस देते हैं। तो जियान कहता है, अब जब 2 एसोसिएशन के हेड यहाँ आ गए हो तो मतलब तैयारी हो गई है, क्या सब लोग मीटिंग हॉल में आ गए हैं? तो प्रेसिडेंट फामा कहते हैं, हाँ सभी लोग आ गए हैं, बस आपका इंतजार था। जिस पर जियान कहता है, फिर मैं इस लफड़े को आप दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ। और फिर जियान औवा को घूर देता है, जिस वजह से औवा सोचता है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? लगता है दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन मैं ही हूँ। तभी जियान सुमी की तरफ मुड़ता है और कहता है, मुझे अभी बहुत कुछ जरूरी काम है, आप टीचर फ्रैंक को मेरी तरफ से हाय कहना। और फिर जियान जिया को पकड़कर फामा और जियालो के साथ मीटिंग हॉल की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वो सब एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं, जहाँ पर पहले से ही आइस एम्परर, नालान फैमिली, मू फैमिली और कुछ इंपॉर्टेंट लोग प्रेजेंट थे। तो जियान सबको देखकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक। और फिर सब लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तभी जियान कहता है, मैं आप लोगों से 3 साल से नहीं मिला, क्या आप सब लोग ठीक हैं? जिस पर सब अपना सिर हिला देते हैं। तभी जियालो कहते हैं, लिटिल ब्रदर जियान, आपने तो सच में कमाल कर दिया, 3 सालों में इतने हाई लेवल पर जाना, इसे सोच कर ही मुझे खुद पर दया आ रही है। तो जियान कहता है, लीडर जियालो भी तो एक इलाइट दाओहोंग है, मुझे नहीं लगता इतनी पावर कम है। और फिर जियान सभी से सबके बारे में पूछता है, पर नालान फैमिली के नालानसु और नालान जिया की तरफ देखता भी नहीं। जिसे देखकर नालानसु सोचते हैं, मुझे लगा ही था ये लड़का अब हम पर घास तक नहीं डालेगा, पर हमने भी 3 साल पहले इसके साथ बहुत बुरा किया। नालान की वजह से हमारी फैमिली को यह सब भुगतना पड़ रहा है। नालान फैमिली को इग्नोर होता देख वहाँ बैठे सभी लोग देखते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई जियान से कुछ कहने की। तभी जियान कहता है, आप सबको पता ही होगा हमने मीटिंग क्यों रखी है, इसलिए मैं घुमा फिरा कर बात
नहीं करूंगा। और एक बात ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूँ। जिसे सुनकर हाल में बैठे सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और फिर जियान कहता है, पिछले 3 सालों में मुझे लगा नहीं था कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ऐसी कुत्ते वाली हरकत करेगा। पानी अफसर से ऊपर जा चुका है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने मेरे 100 प्लान को लगभग मिटा ही दिया था, इसलिए इस बार मैं उससे खून का बदला लूंगा। और मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से तब तक लड़ूंगा जब तक हम में से एक मर नहीं जाता। इसलिए आज मैं आप सबको हाथ मिलाने का ऑफर देता हूँ ताकि इस अंपायर के सबसे बड़े खतरे को मिटा सके। तभी जियालो की बिग ग्रैंड डॉटर यायो कहती है, मिस्टर जियान, हम सब जानते हैं कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है, जिसका हम पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, पर फिर भी इंपीरियल फैमिली की मेंबर होने के नाते मैं किसी ऐसे सेक्ट को नहीं देख सकती जो बहुत ज्यादा पावरफुल होकर कैपिटल में अशांति फैलाए। इसलिए मिस्टर जियान, अगर आपने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को धोने का इरादा बना ही लिया है तो हमारी फैमिली अपनी ताकत के हिसाब से जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदद करेगी। इसे सुनकर जियान थोड़ा मुस्कुरा देता है और फिर सीरियस होकर कहता है, अभी हाल ही में जब मैं जिनगुई बॉर्डर को पास कर रहा था जियामा अंपायर में आने के लिए, तो रास्ते में मुझे एक मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का एल्डर मिला। उस समय वह एल्डर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के जरिए एक डिप्टी कमांडर की हेल्प कर रहा था ताकि वह जिनगुई पास के कमांडर की पोजीशन ले सके। इन सब से यह साफ होता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट जिनगुई पास में अपने हाईएस्ट रैंक के कमांडर बनाकर वहां के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहता है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की ऐसी हरकत सुनकर जियालो और यावे हैरान रह जाते हैं और फिर गुस्से से कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। जब जियान उन दोनों को हैरान चेहरा देखता है तो वह बताता है, जिनगुई पास के कमांडर म्यू ताई, मेरे ख्याल से आप दोनों उनको जानते होंगे। वो मू क्लाइन के मेंबर है और मुझे लगता है वहाँ जो कांड हुआ है उसकी जानकारी आप लोगों को 2 दिन में मिल जाएगी। जिसे सुनकर यावे और जाओ सोचते हैं, अगर ये न्यूज सच निकले तो इसका मतलब है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने इंपीरियल फैमिली के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। तभी जियान कहता है, जो मैंने आपको जानकारी दी उससे आप सबको पता चल ही गया होगा कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट फ्यूचर में क्या करना चाहता है। जब फ्यूचर में वो समय आएगा तब आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस होंगी। पहला, आप सब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हाथों निपट जाए या फिर उसके सामने सरेंडर कर दें। हर क्लैन को उनके एंसेस्टर ने बड़ी मुश्किल से बनाया है, इसलिए जब आप सरेंडर करेंगे तब मुझे पक्का विश्वास है आपके एंसेस्टर को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि हम इस मैटर पर डिस्कशन कर सके और मुझे नहीं लगता कि अब अंपायर में शांति बहुत दिनों तक टिकेगी। जियान की बात सुनकर हाल में बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि जियामा अंपायर में जल्द ही एक बड़ी बैटल होने वाली है और फिर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना आसान नहीं था। एक गलत कदम और हमारी पूरी फैमिली खत्म। तभी आइस एम्पर कहते हैं, मेरी मित्र फैमिली तो हमेशा जियान के साइड रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उस कमीने यूनसेन ने जो हमारे फैमिली के साथ किया है उसके बाद तो मेरे और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बीच किसी नेगोशिएशन का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप लोग भी उस हरामी यूनसेन के बारे में अच्छे से सोच लें। आइस एम्पर की बातें सुनकर वहाँ बैठे क्लैन हेड कहते हैं, वो तो हमें पता है, आप दोनों जय ब्यूटी की तरह हैं, आप दोनों को अलग करना नामुमकिन है। तभी मू क्लैन का लीडर मूजन कहता है, मिस्टर जियान, क्या आप बता सकते हैं हमारे जीतने के चांस कितने हैं आपके और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के इस बिग बैटल से? सुनकर फामा, जियालो, नालानसु और यावे जियान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनको भी इस सवाल का जवाब जानना था। तो जियान कहता है, जीतने की कोई गारंटी नहीं है, पर फिर भी आप लोग 50-50 मान सकते हैं। जिस पर जाओलो कहते हैं, जीतने की 50-50 चांस ना तो कम है ना ही ज्यादा। हम जानते हैं इस बार जियामा अंपायर में आपने कई सारे एक्सपर्ट दाओवैंग लाए हैं, लेकिन मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पास भी कई एक्सपर्ट दाओवैंग है और उसके अलावा उनके पास 3 इलाइट दाओवोंग भी है जिनकी पावर यूंदू और यूंसा से कहीं जाता है। इसलिए यूनसेन का पलड़ा अभी भी जाता है। क्या आप सच में उससे भिड़ना चाहते हैं? इसे सुनकर जियान थोड़ा मुस्कुराता है और फिर अपने हाथ से एक क्लैप बजा देता है, जिसे सुनते ही हाल में 3 स्ट्रॉन्ग ऑरा अपीयर हो जाते हैं जिनकी पावर एक इलाइट दाओवैंग के बराबर थी। और ये तीनों वेरियर और कोई नहीं, ब्लैक कॉर्नर रीजन की बिग फैमिली के ओल्ड येंगू, मनमोने सोमी और पहलवार टाइबो होते हैं। इसे देखकर हाल में बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं, जिनको देखकर जियान कहता है, अब बताइए, हमारे पास भी इलाइट दाओवैंग है। तभी हाल में एक और स्ट्रॉन्ग ऑरा अपीयर होता है और उसमें से आवाज निकलती है, और हमारे पास एक इलाइट दाओजोंग भी है। यह पावरफुल ऑरा किसी और का नहीं, हमारे लेजेंडरी मास्टर याओलो को होता है। इसे देखकर हाल में बैठे सभी लोग खड़े जाते हैं। तभी जियान कहता है, मास्टर, आप रिंग से बाहर क्यों आए?